Hello everyone, welcome to ChemWorld, the world of chemistry. I am Sneha and this video is all about the chemical kinetics part 3 and we will be reading today about the factor influencing the rate of reaction. पहले मैंने बताया था आपको rate of reaction के बारे में. It is only dependent upon the molecular concentration of the reactant and product and the time interval. So next हम लोग पढ़ते हैं. Next is फैक्टर. सो फैक्टर क्या क्या फैक्टर ऐसे हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन आपके कंसिडर करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को. सो फर्स्ट इज़ द फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पहले भी मैंने बताया था, जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ता है वैसे वैसे रिएक्टेंट कम होता रहता है और जैसे ही रिएक्टेंट कम हो जाते हैं देन योर रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिक्रीजेस. सो यहाँ पे वही दिया गया है, इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर डिक्रीज होते जा रहे हैं देन ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट इज़ बीन इंक्रीजिंग एंड द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस. दैट मीन्स वो जो केमिकल इक्वेशन का टाइमिंग है वो ज़ीरो पे आ जाता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ ज़ीरो एट द पॉइंट वेयर द प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड. The rate of reaction should increase when the concentration of reactant are high. जब concentration of reactant high में रहते हैं तो rate of reaction भी जल्दी जल्दी formation होता है product. तो नेक्स्ट इज़ नेचर ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट को देख के ही आपका रिएक्शन के बारे में पता चलता है. जैसे कि अगर आप लेते हैं NO एंड CO, NO प्लस O2 अगर आप देखो देन यू कैन फॉर्म दी nitrogen dioxide and carbon dioxide. CO plus O2 also it forms carbon dioxide. But दोनों का नेचर अलग है, दोनों का आपका strength of the chemical bond is different, totally different. So नेचर को देख के ही, reactant का नेचर को देखते ही उनका rate of reaction define किया जाता है. It is determined by its inner constitution and the strength of the chemical bonds contained in it. जो chemical bonding वो formation रखते हैं उसके आधारित हमारा रेट ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस होता है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन क्या क्या कैसे स्ट्रेंथ हमें माप सकते हैं हम लोग. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन वगैरह एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन टू पॉजिटिव आयन और पॉजिटिव आयन टू नेगेटिव आयन, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र अगर होता है इट इज़ वेरी रैपिड. वो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स अपना काम जल्दी निपटाते हैं और उनको वेरी रैपिड रिएक्शन भी बोला जाता है. और इंस्टेंट, मैंने बताया था आपको रैपिड का मीनिंग है इंस्टेंट, इंस्टेंटनियस रिएक्शन भी देते हैं. सेकेंड इज़ द रिएक्टेंट विथ वीकर बॉन्ड. अगर वो वीकर बॉन्ड हो तो नॉर्मली दे डिकम्पोज इजीली, मतलब उनका वीक बॉन्ड है तो जैसे ही आप रिएक्शन देते हो रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो सकता है. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ज़्यादा टाइम लगेगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए गए हैं, दैट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस आयन एंड फेरिक आयन टू फेरिक आयन. मतलब फेरस आयन जो है वो ऑक्सीडेशन होकर फेरिक आयन बनेंगे विद द हेल्प ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 इज़ रैपिड. तो जैसे ही आप फेरस आयन को अगर आप फेरिक आयन बनाना चाहते हैं आप उसको किस में डुबोना है, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट में, और वो रिएक्शन जल्दी ही ऑकर करता है. क्यों? वहाँ पे हो सकता है वीकर बॉन्ड है एंड अदर इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र यहाँ पे हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र क्या हुआ, Fe2 प्लस MnO4 माइनस ये मैंगनीज ऑक्साइड का एक आयन है एंड योर हाइड्रोजन आयन गिव्स राइज टू एक आयन. यहाँ पे Fe2 प्लस था, यहाँ पे Fe3 प्लस हो गया. देन मैंगनीज आयन जो है ऑक्सीजन छोड़ दिया और ऑक्सीजन कौन ऑक्सीडेशन किसको ऑक्सीजन मिला, देन इट इज़ वाटर फॉर्मेशन हुआ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को मिला. तो ये फास्टली प्रोडक्शन होता है. लेकिन स्लो रिएक्शन क्या होता है, जैसे क्रोमियम ऑक्साइड आप लेंगे, अगर उसको आप कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में लेना चाहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो जैसे ही आप क्रोमियम ऑक्साइड लेते हैं उसमें भी आप वही चीज़ आप एनी KMnO4 एसिडिफाइड KMnO4 में डुबा सकते हैं और उसमें जो हाइड्रोजन का जो क्वांटिटी है दैट इज़ डबल ऑफ द प्रीवियस वन, फिर भी वो स्लो होता है. Why? Because it forms carbon dioxide and it is
ए स्लो प्रोसेस, वो जल्दी गैस फॉर्मेशन कभी जल्दी फॉर्मेशन नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है उसको। लेकिन जब आप देखो इन गैसीय स्टेट, जब वो गैसीय स्टेट में गैस फॉर्म होने के लिए टाइम लगता है, लेकिन जब भी वो गैसीय स्टेट में हो तो रिएक्टेंट जल्दी अपना रिएक्शन दे देता है, अपना रेट ऑफ रिएक्शन दे देता है। याद रखिएगा, जब वो गैस बनने के लिए होता है तो गैस बनने के लिए हमें स्लो प्रोसेस होता है, जब वो गैसीय स्टेट में होता है ना तो वो जल्दी ही रेट ऑफ रिएक्शन दे देता है, मतलब इट इज़ बीन फास्ट। सो अदर जो स्टेट में है वो थोड़े से स्लो है इन कंपेयर टू गैसेस स्टेट। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, तो आपने कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट समझ लिया, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट समझ लिया, फैक्टर क्या, रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर। हमें पता है टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन हमारा जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है, क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ ऑलमोस्ट डबल बाई एन इंक्रीज ऑफ जस्ट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप टेम्परेचर में उसी रिएक्शन में 10 डिग्री बढ़ा दें तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन डबल हो जाता है, स्पीड हो जाता है, डबली स्पीड हो जाता है। तो हमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ाना है तो वो रिएक्शन डबल होता है, दैट इज़ आपको याद रखना है। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, हमें पता है इंक्रीज टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है उसका एनर्जी स्पीड इंक्रीज होगा, विच एनर्जी, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। रिएक्टेंट जल्दी उसके काम में लग जाएंगे, और जैसे ही लगेंगे इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ कोलिजन, एक दूसरे के साथ आयंस जो है वो कोलाइड करेंगे, और जैसे ही कोलाइड करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी होने, केमिकल रिएक्शन जल्दी होने स्टार्ट हो जाएगा। उसी रिएक्शन को जो 10 डिग्री का जो है कि 10 डिग्री में हमारा डबल हो जाता है, उसको एक नाम भी दिया गया है, दैट इज़ टेम्परेचर कोएफिशिएंट। द रेशियो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, 2 डिफरेंट टेम्परेचर होंगे, मतलब एक नॉर्मल और एक जो है आपका 10 डिग्री ज़्यादा, डिफरिंग बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों अलग, सोचिए कि 0 में है या फिर आप सोच सकते हैं 10 में है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड में वो रिएक्शन हो रहा है, जैसे ही हम 10 डिग्री और बढ़ा देंगे तो उसका डिफरेंस जो है वो 2 to 3 इक्वल टू 2 to 3, मतलब 2 से 3 वो जा सकता है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू योर के टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड बाय के, मतलब आपका कांस्टेंट जो आपका ओरिजिनल टाइम टेम्परेचर है इज इक्वल टू 2 to 3, दैट इज़ कांस्टेंट वैल्यू 2 to 3। नो रिएक्शन, किस में रिएक्शन होता नहीं है, टेम्परेचर का कोई भी उसमें वैल्यू है ही नहीं, दैट इज़ योर कॉपर ट्यूनिंग एंड नाइट्रिक एसिड एंड कॉपर ट्यूनिंग रूम टेम्परेचर में अगर आप वो टेम्परेचर में वो कुछ भी इफ़ेक्ट देते नहीं है, कुछ रिएक्शन वो उनमें होता ही नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कैटलिस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय कैटलिस्ट? ऐसा कैटलिस्ट ऐसे हैं जो कि रिएक्शन को फास्ट होने में मदद करते हैं, लेकिन वो अपना खुद का कुछ वहाँ पे प्रोडक्ट के लिए इन्वॉल्व नहीं करते। दैट मीन्स वो सिर्फ रिएक्शन को ही फास्ट करवाते हैं, उनका कुछ भी इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है ही नहीं। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज ए सब्सटेंस हुज प्रेजेंस इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट इटसेल्फ डज नॉट अंडरगो एनी चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आए। 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, देखिए, दैट इज़ अगर 2KClO3 जैसे ही यहाँ पे MnO2 दिया गया, MnO2 इज़ मैंगनीज ऑक्साइड इज़ ए कैटलिस्ट, जैसे ही दिया गया यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड मिला और आपको ऑक्सीजन बाहर मिला। वैसे ही अगर आपको वाटर फॉर्मेशन करना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ तो प्लैटिनम दिया जाता है, एंड प्लैटिनम जो है वो बहुत ही अच्छा कैटलिस्ट होता है, जल्दी रैपिड वो रिएक्शन कर देता है, मैंगनीज ऑक्साइड से भी ज़्यादा अच्छा है, एंड इट फॉर्म्स वाटर क्विकली। नेक्स्ट इज अच्छा, ये पॉजिटिव हुए। अच्छा, 2 टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, याद रखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, वन इज़ पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड सेकंड इज़ नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं? पॉजिटिव कैटलिस्ट एनहेंस करते हैं, दैट मीन्स वो रैपिड रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन आपका जो नेगेटिव कैटलिस्ट है वो स्लो डाउन करता है। मतलब एक रिएक्टेंट ऐसा है जो कि प्रोडक्ट
प्रोडक्ट स्लो डाउन होने में अच्छा प्रोडक्ट देगा तो उसको स्लो डाउन करते हैं। वो रिएक्टेंट को स्लो डाउन करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमें एक्यूरेट प्रोडक्ट मिल सके। तो उसको अगर हमें स्लो करना है तो भी हम एक कैटलिस्ट वहाँ प्रोड्यूस करते हैं। तो नेगेटिव कैटलिस्ट इज़ ए सब्सटेंस हुज प्रेजेंस स्लो डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनहेबिटर। इनहेबिटर भी उसको बोला जाता है। जैसे कि हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अगर हम उसको हाइड्रोजन फॉस्फेट दे या फिर बाईफॉस्फेट दे हम, तो उसमें हमारा वाटर प्लस ऑक्सीजन आ जाता है। तो हमारा H3PO4 इज़ ए नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट एंड पॉजिटिव कैटलिस्ट में यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है। देखिए, एक जो है वाई एक्सिस में आप एनर्जी देख सकते हैं एंड एक्स एक्सिस में आप रिएक्शन पाथ। जैसे ही आपका जंपिंग होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पे जंप करता है, दैट मीन्स वो रिएक्शन टुक प्लेस होता है, तो उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन हम लोग इंग्लिश तो जानते ही, एक्टिवेट होना मतलब तुरंत कोई चीज़ ऑकर होना, दैट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब कुछ ना कुछ एनर्जीज वहाँ पे लगता है और वो एनर्जीज कौन देते हैं, दैट इज़ गिवन बाय द कैटलिस्ट। जैसे कि देखिए, अगर आप नेगेटिव कैटलिस्ट बोले तो दे आर दी हाईएस्ट, दे हैव दी हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी, बट पॉजिटिव दे हैव दी लोएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी। सो कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। वो इतना, जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है इतना जल्दी उसको करवाते नहीं ताकि वो एक्टिव हो सके रिएक्टेंट, लेकिन स्मूथली वो स्मूथ कर देते हैं रिएक्शन को, और जैसे ही स्मूथ करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करता है। लेकिन नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, वो तुरंत रिएक्टिव होते हैं और तुरंत एक्टिव एनर्जी देते हैं, और उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन, अच्छा अब अगर साइकिल चल रहा है, हम थोड़ा सा अगर वहाँ पे स्लोप आया तो हम थोड़ा सा हम साइकिल चला सकते हैं, एक पेडल मार सकते हैं, दैट इज़, एक पेडल जो मारे दैट इज़ नोन एज पॉजिटिव कैटलिस्ट। लेकिन अगर हम ब्रेक लगाते हैं, तुरंत ब्रेक लगाना पड़ता है, तो दैट इज़ नेगेटिव कैटलिस्ट। तो तुरंत जो ब्रेक लगता है उसमें एनर्जी ज़्यादा लगता है, स्लोप है, थोड़ा सा पेडल मारे हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं और थोड़ा सा स्पीड होता है। तो वैसे ही नेगेटिव कैटलिस्ट ब्रेक की तरह काम करते हैं, मतलब वो तुरंत जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो तुरंत होता है। लेकिन जो आपका जो पेडलिंग, एक बार स्पीड में जा रहा है और एक पेडल मार दे तो और थोड़ा स्पीड में जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करेगा, लेकिन वो द पॉजिटिव कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इतना ज़्यादा उसमें होता नहीं है। आई होप यू आर क्लियर बाय द एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज़ रेडिएशन। रेडिएशन क्या करता है, अच्छा रेडिएशन इज़ फ्रॉम द पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी द पार्ट ऑफ सन, और सन भी रेडिएशन देता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला गया है, द फोटोन्स ऑफ द रेडिएशन आर एनर्जेटिक इनफ टू ब्रेक बॉन्ड। फोटोन्स जो होते हैं वो रेडिएशन को ब्रेक करने के लिए, वो ऐसे रेडिएशन होते हैं, फोटोन्स पॉजिटिव रेडिएशंस होते हैं जो कि कोई भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए दे आर वेरी मच सुटेबल। तो उनको बोला जाता है, वो जो प्रोसेस को बोला जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन को अगर हम फोटोन्स दें देन दे फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट इज सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही पार्टिकल्स जो है साइज़ रिएक्टेंट के डिक्रीज़ होते रहेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा। मतलब सरफेस एरिया जितना ज़्यादा उतना रिएक्शन ज़्यादा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे वुड चिप्स जो है छोटे छोटे निकालते हैं, वुड से जो हम लोग छीलते हैं उसको बोलते हैं वुड चिप्स, और वो जल्दी बर्न हो जाते हैं, जल्दी रिएक्टिव हो जाते हैं। अगर बड़ा सा एक वुड पीस रखें वो जल्दी जलता नहीं है। तो सरफेस एरिया अगर हमारा ज़्यादा है तो रिएक्शन भी ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट इज रेट कांस्टेंट। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट जो होता है, आप जैसे कि कोई भी कांस्टेंट कब यूज़ होता है, जब कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वो साइन को निकालने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन भी एक कांस्टेंट यूज़ करता है। एंड व्हाट इज़ इट?
जैसे ही हमें पता है रेट कांस्टेंट ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी। जैसे ही एक मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एकजुट हो जाते हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो एकजुट हो जाते हैं, तब हमें ज़रूरत पड़ता है रेट कांस्टेंट का। रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोला जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं कैसे हम लोग रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर सकेंगे। जनरल रिएक्शन यहाँ पे दिया गया, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे दिया गया है ए, स्मॉल ए, बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, एंड रिएक्शन हो गया है ए प्लस बी गिव्स राइज टू सी प्लस डी। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन बताता है हमें रेट ऑफ ए सब्सटेंस, कोई भी रेट ऑफ सब्सटेंस जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कांस्टेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। याद रखिए, तो रेट ऑफ ए सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किस पे प्रोपोर्शनल रहता है? मेनली हमारा रहता है इट इज़ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उसके ऊपर पावर रहता है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का। लाइक स्मॉल लेटर ए बी यहाँ पे दिया गया है, कोई भी हो, इंटीजर हो, कोई भी फ्रैक्शन हो, हमारा मेनली स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है दे आर दी इंटीजर्स और दे आर दी होल नंबर्स, कोई भी नंबर न्यूमेरिकल हो, फ्रैक्शन हो, दैट इज़ दी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। रेट कांस्टेंट ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। और यहाँ पे रेट केमिकल रिएक्शन हमने जाना कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट विथ ईच कंसंट्रेशन रेज टू पावर टू इट्स स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे देखिए R इज़ प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कोएफिशिएंट A एंड B, molar concentration of B, that is your reactant, and coefficient stoichiometric coefficient of B। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी निकालना चाहते हैं इज इक्वल टू के दैट मीन्स रेट कांस्टेंट। बड़ा सिंपल सा है, केमिस्ट्री इज़ वेरी मच इजी। उसको थोड़ा सा अलग वे से देखिए, घिसा पिटा बुक्स में देख के या फिर कुछ अलग सा ना सोच के सिर्फ रटना, दैट इज़ नॉट ऑल अबाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मीनिंग होता है उसको समझिए, समझने में आपको इजी रहता है। सो नेक्स्ट इज़ योर रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के कैरेक्टर्स क्या क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द रेट कांस्टेंट? डिफरेंट रिएक्शन हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। कोई भी टेम्परेचर में दिया जाए उसका रेट रिएक्शन रहता है, लेकिन डिफरेंट रिएक्शन डिफरेंट वैल्यू देता है। हायर द वैल्यू ऑफ के, फास्टर द रिएक्शन। जितना आप हाई वैल्यू देंगे आपका रेट कांस्टेंट का, उतना ही आपका फास्टर रहेगा रिएक्शन। द रेट कांस्टेंट चेंज विद द चेंज ऑफ टाइम। मैंने आपको पहले ही बता दिया, पहले में ही दिया गया है कि जितना भी डिफरेंट रिएक्शन हो डिफरेंट वैल्यूज़ रहता है, और गिवन टेम्परेचर, जितना आप टेम्परेचर देंगे उसके हिसाब से रेट कांस्टेंट रहेगा। द वैल्यू ऑफ के डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पेसिस। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पेसिस के ऊपर उसका कुछ भी डिपेंडेंसी नहीं है। द वैल्यू इज़ ऑफ हिज रिएक्शन, वो अपना खुद का एक रिएक्शन रखता है और उसका एक खुद का वैल्यू होता है। कंसंट्रेशन चेंज होगा उसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं होएगा। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या है? इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, बहुत सारे ऑर्डर हैं हमारा, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, तो ये सब हम पढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट जो है आपका रेट कांस्टेंट का सेकेंड इन्वर्स और टाइम इन्वर्स, TIME है, ME छूट गया है। नेक्स्ट इज़ योर रेट लॉ। रेट कांस्टेंट जैसे रेट लॉ क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली, rate law is an expression in which the reaction rate is given in the term of molar concentration of reactant, with each term raised to some power with may or may not be same as the stoichiometric coefficient of reacting species in the balance equation। तो पहले rate constant में हमारा था कि stoichiometric जो है that should be same, but इन रेट लॉ वो हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोफिशेंट स्मॉल लेटर में ABCD दिया गया है, रिएक्शन A + B = C + D दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जैसे हमने रेट ऑफ कांस्टेंट में पढ़ा, दैट इज़ कि
molar concentration of A, molar concentration of B and coefficient is A and B. तो रेट ऑफ रिएक्शन इन रेट लॉ में क्या बोलता है, रेट लॉ में आपका कोफिशिएंट इक्वल नहीं होते हैं, इट इज़ नॉट इक्वल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मे नॉट बी, कहीं कहीं जगह एक्सेप्शनल ऐसा है, केमिस्ट्री में हमेशा एक्सेप्शनल होते हैं, कहीं कहीं जगह जो है वो इक्वल होते हैं, लेकिन मेनली रेट लॉ में आपका इट मे नॉट बी इक्वल टू दी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए एंड बी से मिलते जुलते नहीं रहेंगे रेट लॉ. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ एक्स एंड वाई, हमने दोनों अलग अलग कोफिशिएंट यहाँ पे लिया है और यहाँ पे रेट ऑफ डिफरेंशियल रेट इक्वेशन दिया गया है और रेट ऑफ रिएक्शन को डिफरेंशिएट किया गया है इधर. तो डिफरेंशिएट किया जाए माइनस डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आर बाई डी टी इज इक्वल टू के, दिस इज दी रेट लॉ. K molar concentration of A, molar concentration of B and coefficient is X and Y. So K is the rate constant. So there are two possible cases in the rate law. दो possible cases होते हैं और एक है complex case. एक आपका केस ऐसा है जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन. तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और यहाँ पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, कोफिशिएंट आपका 2 क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स है एंड अदर इज ऑक्सीजन दैट इज 1. तो केस 1 में बोला गया है इफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO दैट मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड इज डबल, अगर मोलर कंसंट्रेशन डबल है तो ऑक्सीजन हमेशा वो सिंगल कांस्टेंट रहेगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन उसका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 4, 4 गुना बढ़ जाएगा. वैसे ही अगर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड कांस्टेंट रख दिया जाए, जैसे कि ऑक्सीजन कांस्टेंट हो गया, तो क्या होगा, ऑक्सीजन वहाँ पे डबल हो जाएगा, वाइस वर्सा ऑक्सीजन वहाँ पे डबल हो जाएगा और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल रहेगा. सो इट इज़ द थ्योरम, आपको याद रखना पड़ेगा. नेक्स्ट केस ऐसा आता है आपका, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको फ्लोरीन दिया गया है और जैसे ही आपका रिएक्शन होता है, आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्लोराइड जो है वो फॉर्मेशन होता है Na2F. तो जैसे ही फॉर्मेशन हुआ तो हमें मिला क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, molar concentration of nitrogen dioxide, rate constant, molar concentration of nitrogen dioxide and the fluorine मोलर कंसंट्रेशन. तो यहाँ पे एक केस है जैसे कि यहाँ पे बोला गया है इफ़ द रेट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज डबल, मतलब रिएक्टेंट अगर आपका डबल है, ये प्रोडक्ट था, समझ में आ रहा है आपका, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है दैट इज़ योर रिएक्टेंट. सो जैसे ही डबल होता है, यहाँ पे जैसे डबल हुआ तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन कांस्टेंट था, यहाँ पे फ्लोरीन कांस्टेंट, लेकिन ये केस में आपका इट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 2 फैक्टर, 2 फैक्टर में वो इंक्रीज होंगे. अगर दूसरा केस इफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ F2 इज डबल, यहाँ पे F2 अगर डबल किया कर दिया जाए तो F2 डबल किया कर दिया जाए तो NO2 कांस्टेंट रहता है और रेट ऑफ रिएक्शन डबल रहता है. सो यहाँ पे बोला गया एक्चुअल रेट एज पर रेट लॉ के हिसाब से एक्चुअल हमारा रेट लॉ बताता है NO2, यहाँ पे जो कोफिशिएंट दिया गया है 2 and 1 दैट इज़ नॉट नेसेसरी इन एक्चुअल रेट. तो दिस इज़ केस 2. नेक्स्ट इज़ योर केस 3. केस 3 में आपका जो है कोफिशिएंट A एंड B दिया गया है और वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है. यहाँ पे बोला गया अगर कंसंट्रेशन ऑफ B ज़्यादा होता है तो रिएक्शन नेग्लिजिबल हो जाता है, मतलब B कांस्टेंट में रहता है, और अगर A हो जाए तो A कांस्टेंट में रहेगा, द रिएक्शन इज नेग्लिजिबल. तो लार्जर नहीं होना है. द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द A, अगर A में होता है देन इट इज़ R1 इज प्रोपोर्शनल टू योर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ X and rate of reaction for B is Y.
कंसंट्रेशन ऑफ बी टू इज प्रोपोर्शनल टू बी। तो जो रेट कांस्टेंट में आया था वैसे ही टोटल रेट रिएक्शन जो है आर इज प्रोपोर्शनल टू ए एक्स। ये जो है रेट लॉ बताता है, देखिए रेट लॉ ए एक्स डी वाई and concentration of this is R is proportional, R is directly proportional to molar concentration of A and coefficient X and molar concentration of B and Y coefficient Y। तो R प्रोपोर्शनलिटी निकालना है तो K आपका रेट कांस्टेंट और दिस इज योर मोलर कंसंट्रेशन एंड कोफिशिएंट। तो X एंड Y जो है दैट इज होल नंबर, फ्रैक्शन और ज़ीरो वगैरह आप ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फैक्टर्स, क्या अफेक्ट करते हैं क्या नहीं अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो इज़ ऑल अबाउट द मोलरिटी एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कितने ऑर्डर होते हैं और क्या क्या डिफरेंट है मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है क्या नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। सो टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। और अगर कुछ भी आपको ऐसा लगे कि आप कमेंट सेक्शन में अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कोई चैप्टर के बारे में या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन पुट एन इमेज ऑल्सो टू आस्क मी इन द पेज। मेरा एक पेज है दैट इज़ केम वर्ल्ड और यू कैन कमेंट ऑन दैट पेज ऑल्सो। तो इतना ही आज के लिए, कल के लिए वीडियो के लिए तैयार रहिए। सो आई विल बी बैक सून। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड येस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.